नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे, जहां चमोली के रैणी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से लोगों की तलाश की जा रही है। बता दें, अभी बीच में कुछ वक्त के लिए रेस्क्यू रोका गया था क्योंकि टनल में पानी आ जाने के कारण खतरा नजर आ रहा था। साफ कहा जा रहा था कि आशंका है कि हो सकता है वैसी आपदा फिर से आ जाए, जिसको देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन कुछ वक्त बाद फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लगातार 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से लोगों की तलाश की जा रही है। जहां आपको ये भी बता दें कि ड्रिलिंग अभियान किया गया था, जिसके बाद लोगों की तलाश की जा रही है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आपसे इस वक्त की अपडेट जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से जो टनल है, टनल से जो है निकालने के लिए जो अभियान चल रहा है, जो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो एक बार फिर शुरू हो गया है। लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा। दरअसल जिस तरीके से ऋषिगंगा नदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा तो एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिस तरीके से अचानक खबराई के ऊपर पहाड़ से पानी तेजी के साथ वापस ऋषिगंगा में आ रहा है और इससे अचानक तुरंत जो है एनडीआरएफ ने भी अलर्ट जारी कर दिया और उसके बाद प्रशासन ने पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया। और हाई अलर्ट घोषित करने के बाद ये वहां से जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो लेकिन 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार इस बात को लेकर के जो है जब मुतमईन हो गए कि जल स्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद फिर से एक बार फिर जो टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। ब्रजेश, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ड्रिलिंग अभियान चलाया गया है, ड्रोन की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो ड्रिलिंग अभियान कहां तक पहुंचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन टनल में अब ड्रिल करके वहां पर अंदर की स्थिति को समझने और जानने की कोशिश में इस वक्त रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं और उसी के तहत अब अंदर ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिल करने के बाद वो कैमरे डाले जाएंगे। अभी कुछ जगह पर मलबा ज्यादा होने की वजह से जो ड्रिलिंग का काम था वो नहीं हो पाया पूरी तरीके से जी। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार शुरू किया गया और उसको फिलहाल चूंकि कुछ देर रुका था, इस वजह से काम थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। 1-2 घंटे में संभवतः कोशिश ये की जाएगी कि उसको जो है कैमरे के जरिए HD हाई डेफिनेशन कैमरों को अंदर भेजा जाए और उसके बाद अंदर के लोकेशन ट्रैक की जाए। तब देखना ये होगा कि आखिर किस तरह की स्थिति बनती है। ब्रजेश, ड्रिलिंग अभियान के लिए जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, ड्रोन टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो कितना मुश्किल उनके लिए है और क्या तैयारियां हैं उनकी तरफ से, ये जरा बताएं। देखिए, तैयारियों की बात करें तो पूरी तरीके से जो टेक्नोलॉजी के साथ एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, सेना हो, बीआरओ हो, सभी यूनिट्स एक साथ मिलकर के एक टीम वर्क की तरह काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक चीज का केवल इंतजार किया जा रहा है कि किसी तरीके से अंदर दाखिल हो या फिर अंदर की जानकारी मिले कि वो जो लंबी 2 से ढाई किलोमीटर लंबी टनल है, मेन टनल, उस टनल में किस जगह पर लोग फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति इस वक्त क्या है, वो सारी चीजों को पता करने के लिए, क्योंकि अंदर की स्थिति जब तक नहीं देखी जाएगी तब तक टनल के अंदर प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए पहले टनल के रास्ते से मलबा हटाना, टनल के उस गेट को खोलना और उसके बाद उसके अंदर दाखिल होना, ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए पहले ड्रिल करके उसमें कैमरे डाले जाएंगे और कैमरे से लोकेशन ट्रैक की जाएगी, अंदर की स्थिति देखी जाएगी कि किस तरह की है, उसके बाद फिर अंदर दाखिल होने की कवायद की जाएगी। बिल्कुल, ये मुश्किल भरा वक्त है और जो सेना और जो जवान इस वक्त वहां काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत की दाद भी देनी होगी, क्योंकि लगातार 5 दिन हो गए रेस्क्यू जारी है और बिना हिम्मत टूटे ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अगर हम टनल की बात करें तो 30 से 35 लोगों के वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है ब्रजेश, लेकिन अगर उन गाँव की बात करें जिनका संपर्क टूट गया था, उसको लेकर भी कुछ आगे किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो जानकारी हम तक आ रही है, ब्रजेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो गांव के संपर्क टूट गए थे वहां भी राहत पहुंचाने का काम जारी है। फिलहाल टनल की अगर बात करें तो 30 से 35 लोग फंसे होने की आशंका है।
ड्रिलिंग अभियान जारी है। ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है, हाई डेफिनेशन कैमरास का यहां पर यूज किया जाएगा और साथ ही पता लगाया जाएगा कि कहां लोग फंसे हुए हैं। देहरादून से खबर, जहां चमोली हादसे पर बोले हैं मुख्य सचिव ओम प्रकाश, जहां उन्होंने कहा कि रेस्क्यू कार्य जारी है, हटाया गया मलबा दोबारा वापस आ रहा है, फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अब ड्रिल के जरिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। तो मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है ओम प्रकाश की तरफ से। चमोली हादसे पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के तमाम बयान सामने हैं। 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने की उनकी तरफ से बात कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा रेस्क्यू का काम जो है ड्रिल के जरिए चल रहा है। तो चमोली आपदा को लेकर लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के बयान सामने आए कि रेस्क्यू कार्य जारी है। दिक्कत ये हो रही है कि दोबारा मलबा आ जा रहा है मेन टनल में। काफ़ी दूर तक पहुंचे थे लेकिन मलबा दोबारा आ जा रहा है। दूसरा उसमें अब हार्ड रॉक्स भी आ रही हैं। मलबा भी है, हार्ड रॉक्स भी है। तो हार्ड रॉक्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसमें एनटीपीसी की टीम भी लगी हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और इसमें ड्रोन से भी देखा जा रहा है, तो भी ये चलता रहेगा। सेना के द्वारा सर टनल में एक छेद किया जा रहा है ऑक्सीजन के लिए भी या अन्य तमाम जिसमें हाँ, उसमें ड्रिलिंग की जा रही है और उसमें ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। अभी तक कितना मीटर तक हम पहुंच पाए हैं? कल से 180 तक उसमें पहुंच तो जाते हैं लेकिन वापस जो है वो बैक फ्लो आ जाता है। पानी भी भरा हुआ है, मलबा भी है, तो बैक फ्लो आ जाता है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। कब तक चलेगा, कोई अनुमान इसका लगाया? इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी टनल। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई। बता दें गैरसैंण में 1 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने यह अधिसूचना जारी की है। तो गैरसैंण में 1 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बता दें उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। 1 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बता दें कि विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने यह अधिसूचना जारी की है। बजट सत्र को लेकर यह अधिसूचना जारी हो गई है। 1 मार्च से विधानसभा का यह बजट सत्र शुरू हो जाएगा। गैरसैंण में 1 मार्च से ये विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी गई। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, आपसे जानकारी लेंगे, जो विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, विधान सत्र 1 था और क्या था, लेकिन आधिकारिक तौर पर जारी हो गई है। आज से गैरसैंण चमोली गैरसैंण विधानसभा का भवन है और वहाँ तैयारियां शुरू हो गई थी पहले ही, और अब गई हैं तैयारियां। बजट को लेकर के सरकार तैयारी कर रही है और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पे मौसम भी थोड़ा सा ठंडा रहता है मार्च के महीने में भी, उस लिहाज से तैयारियां हो रही हैं और अपनी तैयारियां विधानसभा की अपनी तैयारियां को लेकर है। बजट सत्र को लेकर के स्टाफ दिया गया है सत्र के हिसाब से, चूंकि राजधानी है, भी काफी अहम बजट सत्र रहेगा और तकरीबन 1 हफ्ते का बजट सत्र अभी है। 1 मार्च से 9 मार्च तक का बजट सत्र है। इसके आगे भी बढ़ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि सरकार के पास कामकाज कितना है, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का कितना काम है, विपक्ष का किन मुद्दों को लेकर के सदन में जाता है, तमाम बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा, ये इसकी अधिसूचना जारी हो गई। ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कुंभ को लेकर चर्चा की है। बता दें, उन्होंने कहा है कि कम हो सकती है कुंभ की अवधि, 2 से 3 दिन में लागू हो सकती है कुंभ की एसओपी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एसओपी से श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित की जाएगी। शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख पहुंच सकती है, तो एसओपी जारी हो सकती है 2 से 3 दिनों में। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने की बात भी उन्होंने कही है। तो शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो 50 लाख होने की बात कही गई है। ये तो मैंने हाईकोर्ट में भी कहा हुआ है कि भीड़ का आकलन जो है, जो पर्व स्नान दिवस हैं वहाँ 10 लाख हो सकती है, महत्तम मैक्सिमम 10 लाख हो सकती है। और जो शाही स्नान है, जो मुख्य स्नान है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को, उसमें ये संख्या 50 लाख तक जा सकती है। सर एसओपी कब तक प्रभावी होगी, क्योंकि आज भी स्नान था, आज तो कुछ ऐसी बंदिशें कुछ नहीं थी। ये 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। वैसे कुंभ की अवधि जो है वो उसको रिड्यूस करने पर विचार किया जा रहा है। और नोटिफिकेशन, और एक चीज़ और भी है कि 2000 बेड का हॉस्पिटल DRDO के सौजन्य से स्थापित किया जा रहा है। खबर देहरादून से ही, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस चार्जशीट तैयार कर रही है। चार्जशीट कमेटी ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक की, जहां बैठक में कमेटी अध्यक्ष नवप्रभात शामिल रहे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे थे, जहां बैठक में प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। जी की अध्यक्षता में जो चार्जशीट कमेटी बनी है उसकी पहली बैठक थी। हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ साथियों ने इसमें हिस्सा लिया। सबने अपने अपने सुझाव रखे हैं और इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। 18 तारीख को दूसरी बैठक है, उस पर हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि चार्जशीट कमेटी जो सरकार के खिलाफ चार्जशीट देगी उसको लेकर के हम शीघ्र जितनी जल्दी हो सके लोगों के बीच जाने का काम करें। चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से ही खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और उनको इस दौरान याद किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। तो हमारे सामने जो हमारा शरीर है, के लिए विचार और आत्मा के लिए संस्कार। दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है। इसको भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में अपनाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 52 वर्ष की आयु में हमसे दूर हो गए थे, लेकिन 52 वर्ष की छोटी उम्र में जो उन्होंने किया था, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। एकात्म मानववाद उन्होंने हमको दिया। अंत्योदय की बात उन्होंने कही कि अंतिम श्रेणी पर, अंतिम पादान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना। एकात्मवाद के तहत उन्होंने जिस प्रकार से उदाहरण दिए, किस प्रकार मनुष्य का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। बहुत एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, चिंतक के व्यक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज उनका पुण्यतिथि पर हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और हम सब
उनके बताए रास्ते पर चलकर देश को आगे। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की है। ऊर्जा निगमों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित विद्युत देयों के लिए प्रक्रिया निर्धारण के निर्देश भी दिए जाने हैं, तो वो निर्देश भी दिए। साथ ही साथ विद्युत लाइन लॉस को कम किए जाने के प्रयास हुए हैं, ये भी उन्होंने बताया। और विद्युत चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था की जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी उपभोक्ताओं को विद्युत बीजक उपलब्ध कराएं। कोटद्वार से खबर, जहां ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शुभारंभ किया इस पोर्टल का। ई ऑक्शन प्रक्रिया में तेजी आएगी, मंत्री का यह बयान। साथ ही साथ वन उपज क्रिया अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा इसके लिए, और साथ ही विकास के निगम में राजस्व की वृद्धि होगी। ऑनलाइन माध्यम से लोगों को सुविधा मिलेगी। मंत्री के तमाम बयान सामने आए। अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, तो मैं सोचता हूँ ई ऑक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी फायदा है, कि उनको अच्छी तरह की लकड़ी मिल सकेगी। मनपसंद लकड़ी अपने घर बैठे ऑक्शन कर सकेंगे, खरीद सकेंगे। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में वन निगम का एक बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छा कदम मैं सोचता हूँ। हरिद्वार से खबर, जहां कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का पारा चढ़ गया। बता दें, सिंचाई विभाग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई है। मेले में रेलिंग और अन्य काम पूरे न होने से नाराज दिखे मेला अधिकारी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सही से काम करने के निर्देश दिए हैं। तो सिंचाई विभाग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर यहां फटकार लगाई गई है मेला अधिकारी की तरफ से, और सभी कामों को समय पर सही से करने के निर्देश भी दिए। तो कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने यहां पर इन अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। तो मेले में रेलिंग का काम जो है उसे देखकर नाराज हुए मेला अधिकारी। साथ ही साथ जो तस्वीरें रही उस वक्त की मेला अधिकारी का पारा चढ़ा हुआ नजर आया। सिंचाई विभाग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई उन्होंने। खबर उधम सिंह नगर से, जहां किसान आंदोलन में नया मोड़ आया है। कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं के खिलाफ विरोध किया गया। गांव में नेताओं के घुसने पर रोक लगा दी गई है। किसानों के बैनर और पोस्टर लगाकर यहां विरोध दर्ज किया गया है। बता दें, किसान आंदोलन ने ये नया मोड़ ले लिया है। उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं के खिलाफ विरोध किया गया। गांव में नेताओं के घुसने पर रोक लगाई गई है। किसानों के बैनर और पोस्टर लगाकर ये विरोध दर्ज किया गया है। किसान आंदोलन दिल्ली में आज 70 दिनों से ज़्यादा समय से चल रहा है और किसानों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बहुत कुछ स्पष्ट किया है। और जो उनकी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, उन पे उन्हें हामी भी करी है। और सरकार अपने किसानों को हमेशा उनके साथ है और वार्ता के लिए भी तैयार है। लेकिन उसके बावजूद कुछ संगठन अपने स्वार्थी के कारण इन किसानों को बरगला रहे हैं। उसी के तहत मैं लगता हूं कि कुछ शरारतीपूर्ण लोगों ने इस तरह के बैनर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, थी और रहेगी। ये किसान आंदोलन दिल्ली में आज 70 दिनों से ज़्यादा समय से चल रहा है और किसानों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे हमारे जैसे कि इस गांव में हमारे मैक्सिमम सारे किसान ही हैं। सर्विस पेशा या बिजनेसमैन बहुत कम है। लेकिन अगर किसानों के पक्ष में अगर सरकार नहीं आएगी या किसान को परेशान करेगी, अब किसान कोई पागल तो है नहीं कि बिना वजह जा कर के वहाँ पर धरना देगा या कुछ ड्रामा करेगा, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता। लेकिन जब किसान के ऊपर जोर आएगा या उसको परेशान किया जाएगा तो फिर ऐसा होगा। इसीलिए ये सब प्रदर्शन किया जा रहा है।
किस तरीके ये प्रदर्शन जैसे कि सरकार जो उसके बिल हैं उनको जो है वापस लिया जाए, और दूसरा किसानों को ना दूसरी हमने पोस्टर लगाया है कि किसान जो है ये किसानों का समर्थन करने वाला गांव है, और जो अगर कोई विरोध करेगा तो वो गांव के अंदर नहीं है। डोईवाला से खबर, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना के माजरी क्षेत्र में आज हिंसा के अंधेरे से आशा के उजियारे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेहा कुशवाहा ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंगल गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं का उत्साह बढ़ाया गया। साथ ही कार्यक्रम में 35 बालिकाओं का हीमोग्लोबिन चेकअप कर आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां भी वितरित की गई। विभाग की ओर से हिंसा के अंधेरे से आशा के उजारे तक कार्यक्रम है। दरअसल यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जो है नेहा कुशवाहा मैम और हमारे डीपीओ सर अखिलेश मिश्र जी ये कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं उन्हें पता नहीं होता कि किस प्लेटफॉर्म पे उनको उनके अधिकार मिल सकते हैं। उन्हें फ्री वकील मिल सकता है, उन्हें कई तरह की ऐसी सुविधाएं मिल सकती है, थाने में आसानी से उनकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन महिलाएं भटकती रहती है और किस किस तरह के अत्याचार उन पर हो रहे हैं और वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड रोज आई लव यू बोलता है तो उस पर कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो भी एक तरह की हिंसा है। आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा, जरूरी नहीं कि शारीरिक हिंसा ही हिंसा है, तो अलग अलग तरह की हिंसा और उससे बचाव और उसके जो रास्ते हैं, तरीके हैं, वो सब यहाँ आज महिलाओं को बताए जा रहे हैं। मैं आई हूँ, यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं और उनको उनके अधिकार और ड्यूटीज़ दोनों से जागरूक कराने। डीएलएसए की सचिव होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जनता के हर व्यक्ति को क्या कहते हैं उसके कानून के जो भी उसके अधिकार हैं उसकी जानकारी दूं। उसी के तहत उसी पर्पज़ को सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ पर कैंपेन के जरिए आज जागरूक अभियान चला रहे हैं। मैं आई हूँ। डोईवाला से खबर, जहां पंचायत सदस्यों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है। वार्ड में विकास कार्य न करने का यह आरोप लगाया गया है। बता दें, विकास कार्य न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ग्राम पंचायत के खाते में लाखों रुपए पड़े, फिर भी वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहा, उप प्रधान का यह बयान। साथ ही ग्राम प्रधान की तरफ से कहा गया कि खाते में पड़े रुपए से विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो उप प्रधान और ग्राम प्रधान की ये बातें सामने आई, जहां उप प्रधान ने साफ कहा कि खाते में पैसे पड़े हुए हैं, फिर भी वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहा, लेकिन ग्राम प्रधान का यही कहना कि खाते में पैसे पड़े, उनसे विकास कार्य किए जा रहे हैं। और 2018 में हुई है और मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र भी है और हमारे जो ग्राम पंचायत का लगभग 19-20 और 20-21 का लगभग 1 करोड़ रुपए हमारे खाते में लगभग पड़ा है। वो विकास कार्यों के लिए दिया है सरकार ने। अब विकास कार्य नहीं होंगे तो जनता पब्लिक कैसे खुश होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, यहीं ये कार्य नहीं होंगे तो बाकी तो कहाँ की अपेक्षा की जाती है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कब होंगे। हम ये 1 साल से कहते आ रहे हैं पर हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या है? वो दुमका विकास दुमका जी हमारे ग्राम में वो आते हैं, वो तो कहते हैं कि भैया मैं तो साथ में हूँ, हमारे साथ तो प्रधान जी के साथ चलेंगे, मैं तो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। हम बीडीओ साहब भी 2-3 बार हमारी मीटिंग में आ चुके हैं, उन्होंने भी एक ठोस जवाब और ठोस कोई वो नहीं दिया कि आप ये करो, ये कार्रवाई के नाम पे जीरो है जी। उन्होंने भी 2-3 बार हमें आश्वासन दिया है पर उनका कहना भी नहीं माना। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।